दोस्तों, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के परीक्षाओं में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था खंड से प्रश्नों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इन प्रश्नों को सही करने के लिए तथा संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में सटीक अध्ययन के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सीवीपी श्रीवास्तव सर के द्वारा बेयर एक्ट की व्याख्या का एक कोर्स। दोस्तों, यह कोर्स न केवल आपको भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की समझ विकसित कराता है, बल्कि आपको पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित प्रश्नों पर लेखन के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच भी प्रदान करता है, जो आपके मुख्य परीक्षा के लिए बेहद सहायक है। इसी के साथ साथ प्रारंभिक परीक्षा में आर्टिकल से संबंधित सीधे पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी यह सही करने में बेहद सहायक है। दोस्तों, इस कोर्स से जुड़ने के लिए आप डाउनलोड करें डिस्कवरी एकेडमी एप्लीकेशन। अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें 9873703231 पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। संविधान की व्याख्या की कक्षा में आज हम लोग बात कर रहे हैं अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं, ठीक वैसे ही जैसे भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 में है। इसलिए कई अवसरों पर हम अनुच्छेद 72 और 161 की तुलना भी करते हैं और यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि राष्ट्रपति को तो राष्ट्राध्यक्ष के रूप में हमने वह शक्ति दी है, राज्यपाल के पास ऐसी कौन सी बात है या राज्यपाल की स्थिति कैसी है भारत की राज्य व्यवस्था में, और किन कारणों से हमने राज्यपाल को भी क्षमादान करने की शक्ति दी है। कई बार यह प्रश्न खड़ा होता रहा है कि क्या राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। तो सामान्य परिस्थितियों में हम ऐसा जानते थे पहले, या सामान्यतः हमें ऐसा पता था कि राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। हाल फिलहाल उसमें क्या परिवर्तन हुए हैं उस पर भी आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। क्षमादान के बारे में जब हमने अनुच्छेद 72 की बात कही थी, या जब हम अनुच्छेद 72 पर चर्चा कर रहे थे, तो एक तो बात यह समझनी थी कि क्षमा आखिर होती क्या है और क्या यह न्यायालय की शक्तियों के विरुद्ध है, क्या यह न्यायालय की गरिमा के विरुद्ध है, क्या यह शक्ति पृथकीकरण के सिद्धांत का उल्लंघन है। ऐसी कुछ बातों पर चर्चा हमने की होगी या की थी। आज फिर से उसको एक बार संदर्भित करेंगे हम लोग। दूसरा, कि क्या क्षमादान की शक्ति का प्रयोग राज्यपाल या राष्ट्रपति अपने विवेक से, डिस्क्रेशन से कर सकता है, या उसके लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता है। तीसरी बात यह थी कि क्या जब राज्यपाल ने या राष्ट्रपति ने क्षमादान का आदेश जारी कर दिया है, तो क्या उस आदेश का हम न्यायिक पुनर्विलोकन करा सकते हैं, और यदि करा सकते हैं तो उसके आधार क्या होंगे। और चौथी बात यह थी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को किस कैपेसिटी में, किस आधार पर, किस भूमिका में उसको हमने यह शक्ति दे रखी है, इसकी चर्चा कर रहे थे। और अंत में फिर हम लोग बात कर रहे थे, जो आज भी करेंगे, कि इस पूरे प्रावधान का संवैधानिक और अन्य जो सिद्धांत है या आयाम है वह क्या है। तो पहले हम लोग एक नज़र अनुच्छेद 161 पर डालते हैं और फिर उसकी व्याख्या करते हैं। यहाँ लिखा है, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। किसी राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधित जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, मतलब राज्य सूची के विषय पर, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश में निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी। कई बातें इसमें शामिल हैं। एक तो प्रविलंबन है, प्रविलंबन को हम अंग्रेजी में कहते हैं रिप्राइव। दूसरा विराम है, जिसको हम कहते हैं रेस्पाइट। तीसरा परिहार है, रेमिशन। और चौथा लघुकरण है, कम्यूटेशन। 4 प्रकार की शक्तियां उसके पास मौजूद हैं। अनुच्छेद 161 है, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है। जिन विषयों पर कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है।
वो कहाँ है? वो है राज्य सूची। और जो क्षमा दान की बात कर रहा है तो इसमें समझना है कि क्षमा का अर्थ क्या है। दूसरा, इस शक्ति की प्रकृति क्या है। तीसरा, शक्ति के प्रयोग का आधार क्या है। क्या यह विवेकाधिकार है या मंत्रिपरिषद के परामर्श पर है। तीसरा, शक्ति प्रयोग के आदेश के न्यायिक पुनर्विलोकन की संभावना कितनी है। ऐसी कुछ बातें हम आज इस कक्षा में कर रहे हैं, राइट। कैसे उसको हम एक्सप्लेन करें, तो सबसे पहले कुछ शब्दों का अर्थ समझने की जरूरत है। जैसे पहला है क्षमा, पार्डन। एक केस लिख रहा हूं, मारो राम बनाम भारत संघ 1980, जिसमें न्यायालय ने यह कहा कि क्षमा दया दर्शाने वाला एक व्यवहार है। मर्सीफुल बिहेवियर। तो यह न्यायिक शक्ति नहीं है, यह कार्यपालिका शक्ति है उसकी। यह उसमें बताने की कोशिश की गई है कि क्षमा दया दर्शाने वाला एक व्यवहार है और यह कार्यपालिका शक्ति है, न कि न्यायिक शक्ति। दूसरी बात है कि जो दूसरा शब्द है प्रविलंबन। प्राइड, इसको कहते हैं स्थगन। कि जो मृत्युदंडादेश है उसका कुछ समय के लिए स्थगन कर दिया हमने। स्थगन करने का उद्देश्य यह है कि जो व्यक्ति है सिद्ध दोष, जिसने क्षमादान की याचिका दायर की है, उसको इतना अवसर अवश्य मिले कि वह क्षमा की याचना कर सके। यह उसको हम कहते हैं प्रविलंबन। कि यदि वह व्यक्ति है जो क्षमादान की याचिका दायर करना चाहता है, यदि हमने दंडादेश को तत्काल क्रियान्वित कर दिया तो उससे वह अवसर प्राप्त नहीं होगा। इसलिए प्रविलंबन का एक आधार है कि वह उसको इतना अवसर दिया जाए कि वह क्षमादान की याचिका दायर कर सके, इसलिए कुछ समय के लिए उसका स्थगन। दंडादेश के क्रियान्वयन का कुछ समय के लिए स्थगन है। तीसरा जो शब्द है वह है विराम, रेस्पाइट। यह भी स्थगन ही है, लेकिन इसके लिए विशेष परिस्थिति का होना अनिवार्य है। का अर्थ हुआ कि विशेष परिस्थितियों में दंडादेश के क्रियान्वयन का स्थगन है। जैसे गर्भावस्था हो सकती है, प्रेगनेंसी हो सकती है, जिसमें हम उसको रोक सकते हैं। तीसरा है परिहार, रिमिशन। चौथा जो शब्द है वह है
रिमिशन। दंड की प्रकृति बदले बिना उसकी मात्रा में कमी करनी है। जैसे अगर हमने उसको आजीवन कारावास दिया था, तो आजीवन कारावास या हमने 20 साल की सजा दी है उसको, तो अगर 20 वर्ष की सजा दी है तो हमने उसको घटाकर 8 वर्ष कर दिया, 10 वर्ष कर दिया, 18 वर्ष कर दिया, तो उसकी मात्रा घटा देनी है, उसकी प्रकृति वही रहेगी। और इसके बाद है लघुकरण। कम्यूट। दंड की प्रकृति में परिवर्तन, जैसे मृत्युदंड से आजीवन कारावास, ये हो गया लघुकरण। इस तरह की शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे राष्ट्रपति कर रहा है केंद्र के स्तर पर। यहां भी बात वहां क्या है कि राष्ट्रपति की यह शक्ति उन विषयों पर लागू है जहां तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, मतलब संघ सूची के विषयों पर। और राज्य के राज्यपाल के लिए हो गया कि जहां तक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, वहां तक अगर किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष कोई व्यक्ति है, उसके दंडादेश के प्रति उसकी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। अब हमें देखना यह है कि राज्यपाल को अनुच्छेद 163 के तहत विवेकाधिकार प्राप्त है, लेकिन यह जो शक्ति है, यह शक्ति विवेकाधिकार नहीं है राज्यपाल का, क्योंकि यह उसकी कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, और कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होने के कारण उसको मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना उसके लिए बाध्यकारी है या अनिवार्य है। हम यह लिख सकते हैं, धनंजय चटर्जी बनाम भारत संघ 1994। क्षमादान की शक्ति कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, अतः इसका प्रयोग विवेक से नहीं बल्कि मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही किया जाएगा। यह हमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद एक पक्ष यह आता है कि जब राज्यपाल ने क्षमादान कर दिया, तो क्या हम उस देश के का हम या दंडादेश के को क्षमा करने वाला देश है, क्या हम उसका न्यायिक पुनर्विलोकन करा सकते हैं? न्यायिक पुनर्विलोकन हम जानते हैं कि कार्यपालिका के कार्यों का पुनर्विलोकन हो सकता है, हालांकि हर कार्य का नहीं हो सकता, लेकिन जहां तक समानता का सिद्धांत या अतार्किकता या अविवेकपूर्ण जो कार्य है, स्वेच्छाचारी कार्य है, उसके लिए हम न्यायिक पुनर्विलोकन करा सकते हैं। अब यहां पर बात यह आ रही है कि चूंकि यह कार्यपालिका शक्ति का ही विस्तार है और मंत्रिपरिषद के परामर्श पर यह शक्ति प्रयोग में लाई गई है, अतः इसका भी पुनर्विलोकन किया जाना चाहिए। लेकिन एक पूर्व सुधाकर वाले मामले में न्यायालय ने यह स्पष्ट कहा कि कुछ आधारों पर ही ऐसे आदेश का पुनर्विलोकन हम करा सकते हैं। पूर्व सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2006। क्षमादान की शक्ति के प्रयोग के आदेश के
न्यायिक पुनर्विलोकन के आधार क्या होंगे, ये देखना है हमें कि कुछ आधारों पर ही हम इसका पुनर्विलोकन कर सकते हैं। क्या आदेश गलत मंशा से दिया गया था? वॉज द डिसीजन मेलाफाइड? यह पहले चेक करेगा न्यायालय कि कहीं मंशा गलत तो नहीं थी। क्या आदेश प्रासंगिक तथ्यों पर दिया गया था? ये देखना है कि रेलिवेंट मटेरियल कितने थे, प्रासंगिक फैक्ट्स उसके पास थे अथवा नहीं। तीसरा है कि क्या तथ्य वाकई प्रासंगिक थे, इसकी जांच की जाएगी कि तथ्य जो जिसके आधार पर हमने निर्णय लिया वो कितने प्रासंगिक थे। और चौथा है क्या निर्णय स्वेच्छाचारी था, आर्बिट्ररी? अगर गलत मंशा से था तो भी, अगर रेलिवेंट फैक्ट्स के बेस पर दिया गया है अथवा नहीं, क्या जो फैक्ट्स थे वो रेलिवेंट है या नहीं, या क्या वो आर्बिट्ररी था। इन्हीं आधारों पर हम ऐसे आदेश का पुनर्विलोकन कर सकते हैं, वो चाहे आदेश क्षमादान का आदेश राष्ट्रपति ने दिया हो या राज्यपाल ने दिया हो। इस तरह की बात हम इसमें कर सकते हैं। राज्यपाल के केस में एक बहुत चर्चित मामला अभी आया, स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम राजकुमार 2021, जिसमें उस समय की बात थी कि धारा 433 ए जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता की थी, वह उसमें यह प्रावधान था कि यदि राज्यपाल ने किसी को क्षमादान कर दिया है तो भी कम से कम 14 वर्षों तक उसको जेल में रहना उसके लिए अनिवार्य है, तभी उसे रिहा किया जाएगा। जैसे अगर हमने उसको 20 साल की सजा दी है और उसको राज्यपाल ने जब जैसे उसका 10 वर्ष हुआ वैसे ही क्षमा कर दी है, लेकिन उसको 4 वर्ष और जेल में रहना होगा, जब तक कि 14 वर्ष की अवधि उसकी पूरी नहीं हो जाती तब तक उसको रिहा नहीं कर सकते। यह प्रावधान था धारा 433 ए सीआरपीसी में। न्यायालय ने उस केस में कहा कि कोई भी जो कानून है उसकी कोई भी धारा संविधान के किसी प्रावधान पर हावी नहीं हो सकती, अर्थात धारा 433 ए को हम अनुच्छेद 161 पर वरीयता नहीं दे सकते, बल्कि इसके विपरीत अनुच्छेद 161 जो संविधान का है उसको धारा 433 ए पर वरीयता होगी। और इस आधार पर अगर राज्यपाल ने क्षमादान कर दिया है तो तत्काल उसकी रिहाई की जाएगी और 14 वर्षों की न्यूनतम अवधि तक उसे जेल में रहने वाली जो बाध्यता थी वह बाध्यता नहीं होगी, यह उसमें कहा गया। दूसरी बात, जैसे न्यायालय ने कहा कि जहां हम क्षमा शब्द का प्रयोग करते हैं वहां यह नहीं कह सकते कि अमुक दंड को क्षमा कर सकता है अमुक को नहीं। इसका अर्थ है कि राज्यपाल मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है अपने स्तर से। ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण थी जो स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम राजकुमार वर्ष 2021 मामले में न्यायालय ने कही है। उसकी बात कर रहे हैं हम लोग हरियाणा राज्य बनाम राजकुमार। अनुच्छेद 161 को सीआरपीसी की धारा 433 ए पर वरीयता है, अर्थात समाधान के बाद तत्काल रिहाई, 14 वर्षों की न्यूनतम अवधि तक जेल में रहना अनिवार्य नहीं होगा।
एक बात तो यह है कि साथ साथ यह भी है कि राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा करना भी शामिल होगा। ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण, या तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है न्यायालय ने स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम राजकुमार 2021 मामले में। इस तरीके से हम अनुच्छेद 161 को समझ सकते हैं। अब हम इनके अलग अलग आयामों पर अगर गौर करें तो में भी यह बात की है कि हम किसी व्यक्ति के अधिकार की रक्षा करने का प्रयास करते हैं, और अगर हमें उसको यह अवसर देते हैं, अंतिम अवसर, कि वह जनता के समक्ष जाकर अपने लिए क्षमा की याचना करे, और जनता के समक्ष जाने का मतलब है कि जनता के सर्वोच्च प्रतिनिधि के सामने, राष्ट्रपति के सामने जाकर वह क्षमा याचना करे। चूंकि राज्यपाल राष्ट्रपति का ही प्रतिनिधि है राज्य में, इसलिए उसके पास भी ऐसी शक्तियां प्राप्त हैं। तो हम एक ऐसा अवसर देते हैं प्रत्येक व्यक्ति को जिसको क्षमादान के लिए याचिका करने का अधिकार हो, ताकि वह अपने अधिकार की रक्षा कराए और दया की याचना करे। यह लोकतांत्रिक मूल्य है जो हमारी उदारवादी मानसिकता का प्रमाण देता है। अर्थात संवैधानिक जो सिद्धांत इन अनुच्छेदों में है, अनुच्छेद 72 हो चाहे अनुच्छेद 161 हो, वह उदारवादी लोकतंत्र की बात करता है। हमारा लोकतंत्र उदारवादी है, इसलिए हम लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की में हम अधिकारों के संरक्षण की बात करते हैं। दूसरा जो राजनीतिक सिद्धांत या मुद्दा है वह एक तो है कि संप्रभु जनता के समक्ष जाकर हमें क्षमा की याचना करनी है, तो यह जनता में निहित संप्रभुता का प्रमाण है। तो इसको कहा जाएगा कि लोकप्रिय संप्रभुता है। यह राज्यपाल के केस में एक और खासियत है कि राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है। राष्ट्रपति तो सीधे तौर पर क्षमादान कर सकता है, लेकिन राज्यपाल उसके प्रतिनिधि के तौर पर करता है। अर्थात शक्ति वह राष्ट्रपति की ही है बेसिकली, लेकिन वह राज्यपाल के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है राज्य के स्तर पर। इसलिए हम उसको यह कह सकते हैं कि यह एकात्मक परिसंघ का भी एक प्रमाण देता है, यूनिटरी फेडरेशन का भी एक प्रमाण देता है, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त हुआ है। इसलिए तीसरा जो इसका प्रशासनिक सिद्धांत है वह निश्चित रूप से जवाबदेही है कि राज्यपाल हो चाहे राष्ट्रपति हो, वह प्रशासनिक जवाबदेही के आधार पर कार्य करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी है उसकी, कि वह यह तय करेगा कि अनावश्यक उसको हमने क्षमा नहीं किया है, और कोई ना कोई तर्क है जो इपुरु सुधाकर वाला केस है कि रेलिवेंट फैक्ट्स होना चाहिए और स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए, यह उसकी जवाबदेही की बात आती है। और चौथा है कि अगर हम सामाजिक मूल्यों की बात करें तो निश्चित रूप से यह मानवतावाद की बात करता है। तो मानववाद और नैतिकता, सामाजिक स्तर पर नैतिकता की बात कर रहा है। यह चार आयाम हम इसके बहुत आसानी से देख सकते हैं अनुच्छेद 161 के। यही आयाम अनुच्छेद 72 के भी हैं। फर्क केवल यह आया है कि यहाँ पर हम एकात्मक परिसंघ की भी चर्चा कर रहे हैं जो वहां नहीं था, और यह इसलिए कर रहे हैं कि राज्यपाल को यह शक्ति उसी भूमिका में प्राप्त है कि वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत है। इस आधार पर अनुच्छेद 161 की व्याख्या कर सकते हैं। अगली कक्षा में फिर हम लोग बात करेंगे अगले अनुच्छेद की। धन्यवाद।